हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 28, जहां पर हम जानेंगे कि जो भारत का पेनिनसुला वाला पार्ट है, हमारे देश का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। कौन सा प्रायद्वीपीय हिस्सा है? ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है, इसके नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा है। तो हमारे देश यानी प्रायद्वीप में किस तरह से नए राज्यों का गठन हुआ और ग्राम विस्तार हुआ, इसके पहले हमने जो चैप्टर्स कवर करे थे, अभी मैं उसको क्विकली रिवाइज कराऊंगी। लेकिन जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें हम केवल इस क्षेत्र की बात करने वाले हैं, पेनिनसुला इंडिया की। ओके, अब जब भी आप इस क्षेत्र की बात करेंगे, आपके दिमाग में जाएगा क्या कि ये दक्षिण भारत के इतिहास की हम बात करने वाले हैं। और दक्षिण भारत का इतिहास हमने इसके पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि जब मौर्यंस रूल कर रहे थे, तो मौर्यंस के पैरेलल हमें जो बिल्कुल जो सदर्न मोस्ट रीजन था इंडिया का, यहाँ पर छोटे छोटे से राज्य जो है उनका एक एस्टैब्लिशमेंट या फिर उद्भव होते हुए, छोटे छोटे से राज्यों का उद्भव होते हुए हमें दिखाई देता है, जो परिपक्व होता है कब? पोस्ट मॉडर्न एरा में। और पोस्ट मॉडर्न या मौर्योत्तर काल में, जब नॉर्थ में हमें, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विदेशी उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं, पाटलिपुत्र में देसी उत्तराधिकारी दिखाई देते हैं, उसके पैरेलल ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट था, यहाँ पर हमें सातवाहनास और सदर्न मोस्ट जो रीजन था इंडिया के, यहाँ पर हमें चोल चेर पांडे राज्य दिखाई देते हैं, जिसे हमने संगम काल के बारे नाम से जाना। संगम एज की अगर मैं बात करूं तो अराउंड मान सकते हो कि मौर्यंस के बाद जो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर हम देखते हैं 200 ईस्वी या 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, वो चोल चेर पांडे का था। ठीक है, अब इसके बाद क्या इतिहास रहा, तो वापस से अब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अब यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चेंजेस आए और चोल चेर पांडे की जगह हमें कुछ और नए राज्यों का उद्भव होते हुए दिखाई दिया, जहां पर हम पल्लवास की बात करेंगे, जहां पर हम पांड्यास की बात करेंगे, चालुक्यास की बात करेंगे, वाकाटक की बात करेंगे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य हैं जिनके नाम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनके बारे में हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, बहुत डिटेल में जाके आपको नहीं कि पूरा उसके कौन से रूलर्स थे, कौन कौन से वॉर्स लड़े, इतना डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी उस पर्टिकुलर राज्य का जिक्र हो, तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाए कि वो कौन से रीजन के हैं, है ना, वो पेनिनसुला के कौन से पार्ट में थे, किस जगह पर रूल कर रहे थे, किसके पैरेलल रूल कर रहे थे, उनका टाइम पीरियड क्या था। एटलीस्ट आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि अगर कभी उस समय की बात करें तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग करता है तो आंसर राइटिंग अगर करनी हो तो भी आप कर पाए, और अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाए, है ना। तो थोड़ा सा बस इसके बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और काफी लंबा थोड़ा सा गैप हो गया था, उसका रीजन था मेरे हेल्थ इश्यूज से, आपको पता होगा क्लास में नहीं ले पा रही थी। लेकिन अभी हम वापस से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आपका एंशिएंट कंप्लीट कराएंगे। और 28 चैप्टर हो चुका है तो ऑलमोस्ट एंशिएंट डन है। और मैं आपके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट कराने वाली हूँ, जैसे मैराथन टाइप की, जिसमें 3 घंटे 4 घंटे में हम कोशिश करेंगे आपके एमसीक्यूज कवर करा दे। पूरा एंशिएंट हम कवर कर चुके, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार हम देख ले, ठीक है। बाकी मिडेवल हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एक भी क्लास मिडेवल की मिस नहीं करनी है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था मध्यकालीन भारत के इतिहास का, वो था इंट्रोडक्शन लेक्चर, चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो है उसका चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 से आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो 3 पोर्शन है हिस्ट्री के, इसको आपको लेकर चलना है। और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मॉडर्न पर भी हम आएंगे और कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक आपकी हिस्ट्री जो है वो हम पूरी तरह से कवर करा दें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी ये हमारे बैचेस के बारे में डिटेल से, तो आप में से जो भी स्टूडेंट प्लान मैनर में चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपना सिलेबस कवर कर लें 2024 एग्जाम के लिए, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे हम आपके लिए पूरी तरह से फ्री में चीजें प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 1-2 पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी, ठीक है। ओके, ये पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। थोड़ा सा हम ना इमेजेस के थ्रू पढ़ते हैं। ये चैप्टर्स ना बहुत मतलब इस टाइप का होता है, बच्चों को लगता है अरे क्या चल रहा है ये, है ना, बड़ा बोरिंग टाइप का या बड़ा कंफ्यूजन टाइप का। तो हमने नॉर्थ को अपने अब तक क्लियर करते हुए आए हैं, मैं एक बार रिवीजन भी दूंगी अभी आपको, लेकिन थोड़ा सा साउथ को और अच्छे से समझ लेते हैं। अभी जो मैं ये आपको चैप्टर कराने वाली हूँ ना, यहाँ पर आपको इन दोनों पिक्चर्स को पैरेलली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ये पेनिनसुला वाला पार्ट है, ठीक है।
ये भी पेनिनसुला वाला पार्ट है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि इसका टाइम पीरियड हमें कब दिखाई देता है, जिसको हम संगम एज कहते हैं या संगम काल वाला समय है ना, लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी या 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, वो 400-500 साल का जो टाइम पीरियड है ना, वो उस समय हमें भारत का पेनिनसुला पार्ट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है, जहां पर हमें यहाँ पर सातवाहनास दिखाई दे रहे थे। ठीक है, इधर आ जाइए तो आपको कौन दिखाई दे रहे थे बच्चों? चोलाज हैं, पांड्याज हैं, चेराज हैं। ठीक है, तो उस समय हमने किसके बारे में पढ़ा था? सातवाहनास पढ़ा था। ठीक है, इधर आ जाइए, चेर, पांडे, ऊपर चोल, डिटेल से हम इसके बारे में पढ़कर आ चुके हैं। इधर का क्या स्टेटस था? तो इधर तो बहुत ही खलबली मची हुई थी उस टाइम पीरियड में। यहाँ पर हमें इंडो ग्रीक दिखाई देते हैं, शक दिखाई देते हैं, पार्थियंस दिखाई देते हैं, कुशांस दिखाई देते हैं, और शक तो यहाँ आकर काफी लंबे समय तक टिकते, जिसको हम वेस्टर्न क्षत्रप रीजन कहते हैं। इधर का क्या स्टेटस था? तो मौर्यंस डिक्लाइन हो चुके थे, शुंग, कण्व, सातवाहना, चेदी ये सब आके इधर में रूल करते हैं। ठीक है, ये वो रीजन था जो आप बोल सकते हो दक्कन वाला क्षेत्र, यहाँ पर काफी लंबे समय तक सातवाहनास रहे। और जो सदर्न मोस्ट रीजन था भारत का, दक्षिणतम क्षेत्र था, वहां पर कौन रूल कर रहे थे? चोलाज हो गए, पांड्याज हो गए, चेराज हो गए। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा चोलाज के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा मिडेवल में आएगा। जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम उन चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में यही स्टेटस था। अब 300 के बाद क्या चेंजेस हुए? तो 300 के बाद में यहाँ पर तो चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा रूलर रूल करते हुए दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं गुप्त वंश के शासक। ठीक है, तो पहली बार नहीं, मौर्यंस के बाद जो नदर्न इंडिया है, वापस से इसको कंसोलिडेट करने का काम किसने किया? गुप्ताज ने किया, है ना। गुप्ता के एक के बाद एक रूलर हमने पढ़े। गुप्ताज के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है, जिसमें हम पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने भी इस रीजन पर रूल किया। ठीक है, अब इसके पैरेलल दक्षिण का क्या इतिहास रहा? गुप्तास के पैरेलल इस रीजन में कौन रूल करते हैं? वाकाटक रूल करते हैं, लेकिन वाकाटक को रिप्लेस कर देते हैं आगे। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, पहले आप कहानी समझ लो पूरा, बाद में डिटेल से जानेंगे फैक्ट जो भी है। तो जब गुप्ता यहां पर रूल कर रहे थे तो उनके पैरेलल यहां पर कौन है? सातवाहनास को रिप्लेस करके वाकाटक आए। ठीक है, और वाकाटक को रिप्लेस करेंगे आगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन? चालुक्यास। तो ये वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र की मैं बात करूं, तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में लगभग 300 या 200 ईसा पूर्व से जो कहानी चालू हुई, 200 ईसा पूर्व से फिर 0 फिर ईस्वी ऐसे जाएंगे। तो पहले हमें सातवाहनास दिखाई दिए, सातवाहन के बाद से हमें वाकाटक दिखाई दिए, और वाकाटक के बाद से हमें चालुक्य दिखाई दिए। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन किस समय रूल कर रहे हैं। तो सातवाहनास कब थे हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में दिखाई दे सातवाहनास हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड में दिखाई देते थे, मौर्योत्तर काल में। ठीक है, फिर वाकाटक आए गुप्ता पीरियड में, फिर चालुक्यास हमें दिखाई देते हैं कब? पोस्ट गुप्ता या फिर वर्धन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी इधर का क्या स्टेटस था? तो इधर तो ये पूरा संगम काल, पूरा पोस्ट मॉडर्न पीरियड 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, संगम काल वाला, वहां पे यही रूल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब गुप्ताज आते हैं, जब पोस्ट गुप्ता पीरियड चलता है, उस टाइम पीरियड पर यहाँ पर हमें 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक जिसको बोला गया पांड्याज, यही पांड्याज जो है और पावरफुल हो जाएंगे। उनके ऊपर हमें कौन दिखाई दिए? पल्लवास दिखाई दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमें गंग वंश के राजा रूल करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो संगम काल में कौन थे? चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, और संगम के बाद का जो दक्षिणतम भारत का इतिहास है, वहां पर हमें कौन दिखाई देते हैं? यहां पर आ गए कौन पॉलिटिकल सिस्टम में? पल्लवास। पांड्यास तो थे ही, और इधर गंग आ गए। ठीक है, ये जो पांड्यास थे बहुत पावरफुल नहीं थे। यहां पर हम दो का जिक्र बार बार करेंगे, और वो दो कौन होंगे? एक चालुक्यास और एक पल्लवास। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफी राइवलरी होती है एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर। अगर आप इस मैप को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो और थोड़ा सा इसका फिजिकल मैप देखो, इंडिया का फिजिकल मैप देखिएगा, और अगर आपको कभी समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो मैप के ऊपर ओवरलैप करिए, मतलब एक मैप रखिए और उसके ऊपर ये मैप को अगर ओवरलैप करिए तो खुद पता लग जाएगा ये कौन सा क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं चालुक्य और पल्लवास, इनका जो बाउंड्री था ना,
बेसिकली ये कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है उसके बीच का डेल्टाई क्षेत्र था, बहुत ही फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था। और इस उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, क्यों अधिकार करने के लिए? क्योंकि फर्टाइल रीजन है, बहुत उपजाऊ है, अच्छी खेती होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ से अच्छा उत्पादन होगा, और जब अच्छा उत्पादन होगा तो आप उसका यूज कर पाएंगे ना, किसमें? टैक्स कलेक्शन में। अच्छे से अच्छा टैक्स इंपोज होगा, स्टेट के पास बहुत सारा पैसा आएगा, स्टेट अपनी टेरिटरी को मजबूत करेगी, बड़ी आर्मी रखेगी, ये सारी चीजें होती है, राज्य मजबूत होता है। तो इसी वजह से इस रीजन को लेकर चालुक्यास और पल्लवास के बीच में हमें युद्ध होते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस समय ये जो दो क्षेत्र थे ना, इसके रूलर चालुक्यास और पल्लवास, ये थोड़ा सा ज्यादा हमें हाईलाइट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे इस पेनिनसुला इंडिया की, तो हम चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, हम पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे, हम पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे, हम गंग के बारे में पढ़ेंगे, कालभ्रस के बारे में भी पढ़ेंगे। हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जो पिक्चर्स है ना, इसको आपको पैरेलली थोड़ा सा पढ़ना है पेनिनसुला इंडिया का। ये वाला कब तक से कब तक था, सबको क्लियर है? लगभग 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, ये 500 साल का ये इतिहास रहा है, ठीक है। और ये उसके बाद का इतिहास चालू हो रहा है। बस यहाँ पर वाकाटक लिखा नहीं है, लेकिन सातवाहनास के बाद पहले वाकाटक आते हैं, गुप्तास के पहले वाकाटक को रिप्लेस करके फिर हमें चालुक्यास दिखाई देते हैं, ठीक है, डन। और फिर इसके बाद फिर इतिहास बदलेगा, जब हम मध्यकाल में जाएंगे, जो मैं आपको वहां पढ़ाने वाली हूँ अपने मिडिवल हिस्ट्री में, तो वहां पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वहां पर मैं वापस से आपको चोलास के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वो अर्ली मिडिवल पीरियड में चोलास आएगा। आई होप आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक और मैं आपका टॉपिक कवर कराऊंगी, पाल प्रतिहार गुर्जर पाल प्रतिहार, ठीक है, सॉरी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट हमें यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देते हैं, इधर पाल, इधर गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पर राष्ट्रकूट दिखाई देंगे जो चालुक्यास को रिप्लेस करेंगे। तो आगे चालुक्यास को रिप्लेस करके कौन आते हैं बच्चों? राष्ट्रकूट आते हैं। वो जो राष्ट्रकूट है, और इधर पाल है, इधर गुर्जर प्रतिहार, ये भी पूर्व मध्यकाल का ही चैप्टर है। तो इसको भी हम अर्ली मिडिवल पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्ली मिडिवल पीरियड में पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इधर के चोलास, ये सब उधर चला गया चैप्टर, और यहीं से हमारा जो है ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन रूल कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। सातवाहनास किसके पैरेलल? पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल के पैरेलल, ठीक है। फिर वाकाटक किसके पैरेलल? गुप्ता जब यहां पर रूल करेंगे। फिर वाकाटक को रिप्लेस करके चालुक्यास आएंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। फिर हमें राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड में। दक्षिणतम भारत के इतिहास में कौन कौन दिखाई देता है? तो मौर्योत्तर काल में चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। और गुप्ता वाले काल में हमें दिखाई देते हैं कौन? पल्लवास, पांड्यास और गंग, ठीक है। इसके बाद वापस से हमें पटल बदलते हुए दिखाई देगा, कब? पूर्व मध्यकाल में। तो बस ये थोड़ा सा पिक्चर्स को ध्यान रखिए, चेंजेस को याद रखिए। नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ज्यादातर जो हम मुझे स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं वो क्या, वो नॉर्थ की हिस्ट्री लेकर चलते हैं, ये छोड़ देते हैं, जबकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पूरे इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हैं ना, तो आप इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? ये बहुत सुंदर इतिहास है, अगर आप इमेजेस के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको 1 बाय 1 चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बस इतना ही था जो मुझे आपको समझाना था डिटेल से। बाकी अब किताबी भाषा में फटाफट पढ़ के इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, ठीक है। रिवीजन रोकते हैं, आज नेक्स्ट क्लास में करते हैं रिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम जा चुका है। इसको फटाफट आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। चैप्टर क्या बोल रहे हैं? चैप्टर का नाम सीधे ही पहले आपको बता दिया, प्रायद्वीपीय। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप है क्या, भारत के कौन से हिस्से को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था पेंजिया, पेंथलाजा, हमने पढ़ा था कि जो पेंजिया था, जो पूरा पृथ्वी का जितना भी सतही हिस्सा है वो एक जगह पर था, जिसको हमने पेंजिया कहा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लॉरेंशिया, गोंडवाना। इस गोंडवाना का फिर डिवीजन हुआ, इसी का एक हिस्सा था इंडिया का ये वाला पार्ट, जिसको हम आज पेनिनसुला इंडिया कहते हैं, ठीक है। और बाद में ये पेनिनसुला इंडिया वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ मूव करता रहा, या फिर बोलो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और यहाँ जाकर ये टकराता है यूरेशियन प्लेट से। फिर उससे हिमालय का निर्माण हुआ, बीच में जो गैप क्रिएट हुआ, इसमें हिमालय से आने वाली रिवर से जितना भी सेडिमेंट्स था उसको डिपॉजिट किया गया, अवसादों को निक्षेपित किया गया, तो उससे गंगा का उपजाऊ मैदान बना। ओके, तो ये पूरा का पूरा आज जिसे आप भारत बोलते हैं उसका यहाँ पर क्रिएशन हो गया।
लेकिन इंडिया का सबसे पुराना या पेनिनसुला पार्ट क्या कहलाता है, ये। स्पेशली अगर इसको हाईलाइट करना हो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें ब्लॉक माउंटेन्स दिखाई देते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा। तो ये जो विंध्यन ब्लॉक माउंटेन है ना, इसके पूरा दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसको हम पेनिनसुला इंडिया वाला पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने चैप्टर का नाम ही आपको क्लैरिफाई कर दिया, उसी से क्या पढ़ने वाले, प्रायद्वीप में नए राज्यों का गठन और ग्राम विस्तार। किस तरह से प्रायद्वीपीय भारत में नए नए राज्य बन रहे हैं और ग्राम विस्तार हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, अब ये टाइम पीरियड को अच्छे से आप स्टडी करिए। इसके पहले का इतिहास हम पढ़कर आए, बिल्कुल पढ़कर आए। कब से, 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हमने किधर पढ़ा बच्चों, इसे हमने पढ़ा मौर्योत्तर काल में, या फिर इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट मौर्यन पीरियड कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ा था हमने, इधर संगम काल के बारे में पढ़ा था, इधर हमने पढ़ा था किसके बारे में, सातवाहनास के बारे में पढ़ा था। अब ये उसको हटा रहा है, अब बात कर रहा है उसके आगे के समय की, कि 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का काल विंध्यन से दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण कहा जाता है। ओके, यानी पहला ऐतिहासिक चरण भी रहा होगा। बोल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में यहां पर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा है, इसको क्या बोल रहा है, द्वितीय ऐतिहासिक चरण। ठीक है, यहां पर दूसरा इतिहास का चरण स्टार्ट हो रहा है। तो पहला ऐतिहासिक चरण हो चुका, बिल्कुल हो चुका है, डिटेल में पढ़ा है हमने। कैसे पढ़ा था, पहले ऐतिहासिक चरण में सातवाहनास, यहाँ पर चोलास थे, चेरास थे, पांड्यास थे, ये पहला ऐतिहासिक चरण था। अब दूसरा ऐतिहासिक चरण स्टार्ट होगा, जहां पर यहाँ पर कौन आएंगे, चालुक्यास आएंगे, पल्लवास आएंगे, पांड्यास आएंगे, गंगास आएंगे, कालभ्रज आएंगे, वो सब जो है वो दक्षिण भारत का द्वितीय ऐतिहासिक चरण है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक चरण कब से कब तक था, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इस पर दक्कन में कौन रूल कर रहे थे, सातवाहन रूल कर रहे थे। हमने देखा कि ये वाला रीजन जो था प्रथम ऐतिहासिक चरण वाला, यहां पर दक्कन में सातवाहन रूल कर रहे थे। तथा तमिलनाडु के जो दक्षिणी जिले थे, वहां पर हमें तमिल राज्य दिखाई देते। तमिल राज्य किसकी बात कर रहा है, ये चोलास की, चेरास की, पांड्यास की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब पेनिनसुला इंडिया का 2 ऐतिहासिक चरण है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा 2 ऐतिहासिक चरण कैसे बोल रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करके बताते हैं। तो ये जो पेनिनसुला इंडिया है, इसका 2 ऐतिहासिक चरण है। पहला 200 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा से लेकर 300 ईस्वी तक का। ओके, और दूसरा है 300 ईस्वी से लेकर लगभग 750 ईस्वी या फिर एडी तक का। ओके, इस टाइम पीरियड में हमें कौन दिखाई देते हैं, यहां पर सातवाहनास दिखाई देते हैं, और यहां दक्षिणतम भारत में कौन दिखाई देते हैं बच्चों, चोल दिखाई देते हैं, चेर दिखाई देते हैं, पांड्यास दिखाई देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, हमने पिक्चर से पढ़ा। आगे बढ़ जाओ जी, इधर क्या बोल रहा है, यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। पहले वाकाटक आए, वाकाटक के बाद चालुक्यास आए। तो आप ऐसे कर दीजिए, वाकाटक और फिर चालुक्यास यहां पर हमें दिखाई देंगे। और जो दक्षिणतम भारत वाला हिस्सा है, यहां पर कौन दिखाई देते हैं, यहां पर हमें पल्लवास दिखाई देंगे, पांड्यास दिखाई देंगे और गंगास दिखाई देते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर राइटर, नेक्स्ट बोलता है कि इन क्षेत्रों में तथा विदर्भ में भी, ओके, 300 से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य उदित हुए। बोल रहे कि जो संगम के बाद वाला टाइम पीरियड था, संगम काल, सातवाहन और ये चोल चेर पांड्य, इसके जो बाद वाला जो टाइम पीरियड था ना, वहां पर हमें दक्षिण भारत जो है, यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा राज्य दिखाई दे रहे हैं। यानी लगभग 6 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों का इस क्षेत्र में उद्भव हो रहा है, इस पूरे। ठीक है, चलो 7वीं सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य, मदुरै के पांडे, ये 3 प्रमुख राज्य के रूप में उदित हुए। तो राइटर तो बोल रहा है कि 6 से ज्यादा राज्यों का उद्भव हुआ, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एक पावरफुल स्टेट के रूप में दिखाई दी, वो पावरफुल स्टेट कौन कौन से दिखाई देते। तो पहला बोल रहा है कांची के पल्लव, यहां पर रूल कर रहे थे कौन बच्चों, पल्लव। ठीक है, फिर बोल रहा है बादामी के चालुक्यास, बादामी या वातापी के चालुक्यास किसकी जगह पर आए थे, वाकाटक को रिप्लेस करके। और फिर मदुरै के पांडे, ये रहा मदुरै रीजन, और इसके कौन थे, पांड्यास थे। तो यहां पर इस पेनिनसुला पार्ट में आधे दर्जन से ज्यादा राज्य दिखाई दिए, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पावरफुल स्टेट के रूप में उभर कर आए, वो कौन थे, वो थे आपके पल्लवास, वो कौन थे, वो थे आपके चालुक्यास, और वो कौन थे, वो थे आपके पांड्यास। ठीक है, तो इन तीनों का लोकेशन आपको याद रखना है।
चालुक्यास, बादामी या वातापी के चालुक्य उनकी कैपिटल थी, इसलिए बोल रहा है बादामी के चालुक्यास, ठीक है। कांची के पल्लवास उनकी कैपिटल थी, मदुरै के पांड्यास उनकी कैपिटल थी, तो ये ध्यान रखना है। और बीच में हमें एक छोटा सा ये देखो एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर भी एक राज्य था जिसको गंग राज्य कहा जाता था, ये यहां पर फंसा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि पेनिनसुला में हम जा रहे हैं, द्वितीय ऐतिहासिक चरण में जा रहे हैं, और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहां पर उसको क्लैरिफाई कर दिया। ओके, हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, वैसे 6 से ज्यादा राज्य हमें दिखाई देते हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। अब पूरे इस चैप्टर में इन्हीं की बात करेगा। ये रहा चालुक्यास वाला रीजन, ठीक है, ये रहा पल्लवास वाला रीजन, ठीक है, और ये रहा पांड्यास वाला रीजन, ठीक है। बीच में इधर गंग फंसे हुए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रथम ऐतिहासिक चरण, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। प्रथम ऐतिहासिक चरण में विविध शिल्पों का उदय हुआ, आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा, ठीक है, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ और नगरों की बड़ी संख्या में उत्पत्ति हुई। अब जो हमारा पहला ऐतिहासिक चरण था वो संगम काल वाला, सातवाहनों वाला, तो बोलो इस समय हमें क्या दिखाई दे रहा था, हमें इस समय दिखाई दिया कि ये जो जितने भी क्षेत्र थे वहां पे नए नए शिल्प दिखाई देते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों का निर्माण कर रहे हैं। कोई कपड़ा बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है, खिलौने बना रहा है, कई सारी विलासितापूर्ण वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। जो हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, दक्षिण भारत का जो सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सब कुछ हम पढ़कर आए, वहां पर हमने देखा था अलग अलग प्रकार के शिल्प, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब इतने सारे शिल्प हो रहे हैं, यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका व्यापार भी हो रहा होगा। और दक्षिण भारत में जो प्रथम ऐतिहासिक चरण था, इसमें आंतरिक नहीं बल्कि विदेशी व्यापार भी हो रहा था। मैंने आपको बताया था जब हम पांड्यास के बारे में पढ़ रहे थे, चोल चेर पांड्य, कि ये किस तरह से रोमन्स के साथ में ट्रेड कर रहे, तो केवल देश के अंदर नहीं बल्कि क्षेत्र, देश के बाहर भी इनके लिए, वैसे उस समय देश वाला कंसेप्ट नहीं था, क्षेत्र वाला कंसेप्ट होता था, तो केवल इंटरनल नहीं बल्कि इनका एक्सटर्नल ट्रेड भी चल रहा था। और व्यापार कब चलेगा, जब आपके पास में अच्छा कोई मीडियम हो सामान की अदला बदली करने का, और वो क्या था, करेंसी। तो इस समय बड़ी संख्या में यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन भी स्टार्ट होगा, और ये सारी एक्टिविटी होते हुए होते क्या हो जाता है, सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी क्षेत्र नगर कहलाता है। तो बस यही बोल रहा है कि जो प्रथम ऐतिहासिक चरण था वहां पर कुछ इस तरह का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकास हुआ। लेकिन द्वितीय ऐतिहासिक चरण में व्यापार, नगर, सिक्के तीनों का ह्रास हुआ। धीरे धीरे ये डिक्लाइन वाले स्टेज में जाएंगे, मतलब एकदम आप क्लाइमैक्स पे पहुंचे, अब फिर धीरे धीरे नीचे जाओगे। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि द्वितीय चरण में आकर चाहे व्यापार हो, नगर हो, सिक्के हो, इन तीनों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। ब्राह्मणों के लिए करमुक्त भूमि अनुदान बढ़ा तथा कृषि अर्थव्यवस्था का भारी विस्तार हुआ। जो एक बड़ा चेंज हमें दिखाई दिया, जो उस समय बड़े लेवल पे व्यापार था, करेंसी का यूज हो रहा था, नगर बन रहे थे, वो तो यहाँ पर थोड़े से थमेंगे, डिक्लाइन होंगे, वहां पर हमें कंपेरेटिवली डाउनफॉल दिखाई देगा। लेकिन किस चीज में बढ़ोतरी दिखाई दी, अब डाउनफॉल भी कम होगा, कैसे होगा देखो ना, ये क्या बोल रहा है कि कर मुक्त भूमि अनुदान बढ़ा। इस समय हमें इस क्षेत्र में दिखाई दिया, जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण है 300 के बाद, कि कर मुक्त भूमि अनुदान ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में दिया गया। अब कर मुक्त भूमि दे रहे हैं, यानी जो भूमि ब्राह्मणों को दे दी गई उस पर राज्य कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, और जब राज्य कोई उस पर टैक्स नहीं ले रहा है तो वो जो भूमि, उस पर जो टैक्स मिलता स्टेट के पास जाता, स्टेट का खजाना भरता, अब वो स्टेट का खजाना नहीं भर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेट को लॉस ही तो हो रहा है, इससे कोई प्रॉफिट तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और प्रॉफिट दिखाई दी, क्या, कि जब कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दिए गए तो ब्राह्मणों ने उन भूमि की सफाई कराई और वहां पर क्या कराए, कृषि करवाया। और जब एग्रीकल्चर हुआ तो इससे क्या होगा, कृषि अर्थव्यवस्था का भारी विकास हुआ। तो भले ही व्यापार वाणिज्य घट रहा है, नगर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण सभ्यता है ना उसका विस्तार हो रहा है। एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर होगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का हमें एक्सपांशन दिखाई देता है यहां पर। ओके, तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जिसको आपको याद रखना है, चेंज याद रखना बहुत जरूरी है। और ये चेंज भी क्यों रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसका भी होगा, ये जो कर मुक्त भूमि अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक मिलते हैं, जबकि द्वितीय चरण में ब्राह्मण धर्म यानी वैदिक यज्ञ
की जय यात्रा देखते हैं तथा शिव विष्णु के पत्थर के मंदिरों का निर्माण हुआ। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चेंज की बात करें तो बोल रहे जो पहला चरण था 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का, यहाँ पर हमें बड़े बड़े बौद्ध स्मारक दिखाई देते हैं क्योंकि वो पोस्ट मौर्यन पीरियड था। मौर्यंस ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था बुद्धिज्म को, ओके, और वो आगे तक हमें चलते हुए दिखाई देगा। तो जहां पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इस क्षेत्र में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक दिखाई देते हैं, वहीं 300 ईस्वी के बाद वाला जो समय है, द्वितीय ऐतिहासिक चरण, जब हम देख रहे हैं कृषि अर्थव्यवस्था है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी जा रही है, तो जब ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देंगे तो ब्राह्मण जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे ना। और अब जो इसके बाद वाला समय, यहाँ पे धार्मिक रूप से कुछ बदलाव नजर आया, क्या कि ब्राह्मण धर्म जो है ना वो यहाँ पे वर्चस्वशाली हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान होते हुए दिखाई दिए, अलग अलग प्रकार के वैदिक यज्ञ होते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही शैव और वैष्णव के बड़े मंदिरों का यहाँ पर निर्माण होते हुए दिखाई देता है। तो अगर मैं इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज बोलूं, वो आपको समझ में आ गया है क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो नगर से ग्रामीण सभ्यता, ओके, ट्रेड से एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये बहुत कॉमन सी चीज, बहुत सेंस वाली चीज है कि जब ब्राह्मण्स को अनुदान दिया जा रहा है तो वो अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे। तो बुद्धिज्म से जैनिज्म का जो है, सॉरी, बुद्धिज्म के कंपैरिजन हिंदुइज्म जो है उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो पॉलिटिकल चेंज देखा, इकोनॉमिकल चेंज देखा, रिलीजियस चेंज देखा आपने, किसके बीच में, ये दो चरणों के बीच में, कहाँ पे, पेनिनसुला इंडिया के पार्ट में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इन चैप्टर्स का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो बहुत ज्यादा यूज मैं नहीं बोलूंगी, किधर यूज आएगा, नीचे अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखोगे कुछ फैक्चुअल डेटा होंगे वो यूज आ जाएंगे। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जब क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर आपकी ये समझ बहुत काम आती है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन ना भी है, दूसरे क्वेश्चन में भी ये समझना आपके एक अलग ही लेवल पर दिखाई देती है। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं, इनको अच्छे से पढ़िए। एक दो बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे थे, बोल रहे थे मैम इतना कम तो आता है, एंशिएंट मिडिवल ना बराबर आ रहा है, तो हम क्यों नहीं छोड़ देते। भाई नहीं छोड़ सकते, यूपीएससी के सिलेबस में है। ठीक है, कल को वो यूपीएससी पूरा मिडिवल भर देगा, फिर क्या बोलोगे कि आप पिछले 10 साल से ले नहीं रहे थे क्वेश्चन तो हम पढ़ कर नहीं है। नहीं, आपको पढ़ना पूरा है, बस थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखनी है कि वेटेज किसका कितना दिखाई दे रहा है हमें, तो उस पर थोड़ा सा जाके डेप्थ में घुस जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। मतलब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ओके, चलो आगे क्या बोल रहे हैं, शासक वर्ग और साक्षर वर्ग में भी परिवर्तन आया। और चेंजेस क्या दिखाई दिए पहले चरण और दूसरे चरण में, पेनिनसुला वाले पार्ट में। तो बोले जो शासक वर्ग थे, शासन करने वाले थे, रूलर्स थे, राजा थे, और जो साक्षर वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग, इन दोनों में भी चेंजेस आए। मतलब जो पहले के राजा थे और इस समय के राजा थे, इनमें बदलाव थे। हमें राजाओं की जो मन स्थिति, बाकी चीजों में चेंजेस दिखाई देते हैं। जहां ईसा पूर्व दूसरी सदी और ईसा की तीसरी सदी के बीच लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हमें दिखाई देते हैं, वहीं 400 ईस्वी के बाद प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र संस्कृत में मिलते हैं। बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है। ये तो ऐसा होने वाला चेंज है ना जो हो गई होगा, जब बड़ी मात्रा में यहाँ पे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मिलने लगी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, वो भी कर मुक्त भूमि अनुदान, तो कहीं ना कहीं उससे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, यानी ब्राह्मण वहां पे कृषि करवाएंगे। अब टैक्स नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं राज्य का जो खजाना वाला सिस्टम है थोड़ा थोड़ा वीक होगा। ठीक है, नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता हमें यहाँ पर ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट, जब ब्राह्मण से तो ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पर बुद्धिज्म फैल रहा था, यहाँ पे ब्राह्मणिज्म फैलेगा इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और क्या हमें दिखाई दे रहा है, मौर्यंस के टाइम पीरियड में प्राकृत ही चल रहा था ना, मौर्यंस पोस्ट मौर्यन में वही प्रमोट हो रहा है, लेकिन अब ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस है पूरे पेनिनसुला पर, तो कौन सा प्रमोट होगा, संस्कृत प्रमोट होगा। तो बस यही है कि पहले वाले टाइम पीरियड में बोल रहा है कि प्राकृत भाषा, बाद वाले टाइम पीरियड में संस्कृत भाषा नॉर्मल है, होनी आनी है। ये पिक्चर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर में जो एक चीज मिस है वो क्या है, वाकाटक है। इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि सातवाहनास और चालुक्यास के बीच में वाकाटक भी आए थे, किसके पैरेलल, जब यहाँ पर बीच में कौन रूल कर रहे थे, गुप्ता रूल कर रहे थे, उनके पैरेलल वाकाटक ने भी रूल किया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, तो थोड़ा सा आपको चेंज समझाया, इस चेंज को याद रखना है हमेशा के लिए। इस टाइम पीरियड में क्या था, इस टाइम पीरियड में क्या था,
किस तरह के इकोनॉमिकली चेंजेस आए, रिलीजियस चेंजेस आए, लैंग्वेज में चेंजेस आए, राज्य किस तरह के उद्भव हुए। ठीक है, अब उन राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं जो बोल रहे हैं ना आधा दर्जन से अधिक राज्य, तो उन आधा दर्जन से अधिक राज्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर दो इंपॉर्टेंट जो राज्य होंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं, चालुक्यास की और पल्लवास की, इनके बीच का जो वॉर था वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर हो जाएगा एंड। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य पढ़ लेते हैं। कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ये भी याद रखना है, 300 के बाद वाले। तो 300 के बाद सातवाहनों को रिप्लेस करके सबसे पहले कौन आते हैं, वाकाटक आएंगे। ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर स्थानीय शासक वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। तो 300 के बाद जो सातवाहन से उनको रिप्लेस करके कौन सा रीजन बात कर रहा है, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ वाला ये पूरा रीजन जो है, यहां पर हमें सातवाहनास के बाद कौन दिखाई दिए बच्चों, वाकाटक दिखाई देते हैं। इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया था। और वाकाटक किसके पैरेलल रूल कर रहे थे, वाकाटक गुप्तास के पैरेलल रूल कर रहे थे। और जब सातवाहन रूल कर रहे थे उस समय गुप्ता एम्पायर ऐसा प्रभुत्व या मजबूत नहीं दिखाई दिया था। गुप्तास हालांकि आ चुके थे लगभग बोल सकते हैं कि 275 के आसपास, लेकिन बहुत छोटे से क्षेत्र में। गुप्तास का जो एम्पायर क्रिएट होना चालू हुआ है वो चालू हुआ है 319 से चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में। ओके, तो गुप्ता जब यहाँ पे पावरफुल होते हैं, उनके पैरेलल यहाँ पर कौन थे, वाकाटक थे। ठीक है, इनके द्वारा ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए गए, जिनके प्रमाण अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। क्या इसके पहले भूमि अनुदान नहीं हो रहा था, भूमि अनुदान तो चालू हो चुका है। जब मौर्यंस रूल कर रहे थे तभी छोटी मात्रा में भूमि अनुदान दिया जा रहा था। बड़े लेवल पर जो भूमि अनुदान था वो किसने चालू किया था, सातवाहनों ने चालू किया था। ओके, तो सातवाहन, गुप्ताज, इन सब ने भूमि अनुदान बड़ी संख्या में दिया, कर मुक्त भूमि अनुदान दे रहे। इसी वजह से गुप्ताज जब रूल कर रहे थे तो हमें पता लगता है कि गुप्ता शासक बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, क्योंकि फ्यूडलिज्म आ चुका था, सामंती व्यवस्था आ चुकी थी। जिनको ये भूमि अनुदान देते थे वो खुद अपनी सेना रख रहे थे, वो खुद लोकल लेवल पर प्रशासन देख रहे थे। तो राजा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स लेता था। तो राइटर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसी को कंटिन्यू रखा वाकाटक ने, जो सातवाहन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखा वाकाटक ने। ये भी भूमि अनुदान देंगे ब्राह्मणों को, और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं अलग अलग अभिलेखों में। ठीक है, वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे और अनेकों वैदिक यज्ञ भी किए। अब जो वाकाटक आ रहे हैं इनका थोड़ा सा रिलीजियस इन्फ्लुएंस या फिर झुकाव जो था वो किसकी तरफ था, ब्राह्मणिज्म की तरफ था। यानी जो वाकाटक रूल कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है, यहां से चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। तो वाकाटक शासन हमने देखा कब है, दिखाई दे रहा है, किस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में भूमि अनुदान दे रहे हैं ब्राह्मणों को। तो नो डाउट एग्रीकल्चर बढ़ेगा, लेकिन कर मुक्त भूमि अनुदान देंगे तो उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस क्षेत्र में। और इन्होंने ब्राह्मण धर्म को वैसे भी प्रमोट किया वैदिक यज्ञ वगैरह कराकर। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। इसका राजनीतिक इतिहास जितना दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है उससे अधिक उत्तर भारत के लिए। यानी जो वाकाटक थे इनका क्या पॉलिटिकल रोल था वो दोनों जगह पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वाकाटक्स जो है इनका पॉलिटिकल रोल ना केवल सदर्न इंडिया के लिए बल्कि नदर्न इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था भाई, थोड़ा सा देखते हैं, जानते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वाकाटक के पैरेलल जो गुप्ताज रूल कर रहे थे इन लोगों के आपस में संघर्ष भी होते थे, क्योंकि भाई आपकी बाउंड्री टच है, आपके जो नेबर्स होंगे, आपके जो भी पड़ोसी होंगे उनके साथ आपके दोनों रिश्ते होंगे ना, खट्टे मीठे दोनों, आपके अच्छे संबंध भी होंगे और आपके कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गुस्सा भी आता होगा, छोटी मोटी नोकझोंक भी होती रहती होगी, क्योंकि आपकी बाउंड्री टच होती रहती है ना, आप एक दूसरे के अगल बगल में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती होगी। तो यहाँ पर भी यही है कि गुप्ताज वाकाटक के बॉर्डर टच होता था, तो इनके बीच में हमें कभी कभी संघर्ष भी दिखाई देता था और कभी अच्छे संबंध भी दिखाई देते थे। गुप्ता एम्पायर के हमने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है, जिनमें हम एक इंपॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसकी बेटी, उसका नाम था प्रभावती गुप्त। इनका विवाह होता है वाकाटक राज परिवार में और विवाह के कुछ समय के पश्चात ही जो वाकाटक राज परिवार जिससे विवाह हुआ था, जो राजा था वहां का, उसकी डेथ हो जाती है। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती, इसका छोटा बेटा था, माइनर सन था, और वो क्योंकि माइनर था, अल्पायु
अल्पायु था उसको राजा बना दिया जाएगा, लेकिन सारी जिम्मेदारी वो कैसे संभाल सकता है? तो उस अपने अल्पायु बेटे की संरक्षिका बनती है कौन? प्रभावती गुप्त खुद ये संरक्षिका बन के रूल करेंगे। ओके, अब वाकाटक की जो रानी या संरक्षिका बनी हुई है वो कौन है? गुप्ता एम्पायर के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। तो बेटी पिता के बाहर थोड़ी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस पूरे समय पर वाकाटक जो है इसका पॉलिटिकल सिस्टम गुप्तास के फेवर में रहा और इससे नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में गुप्ताज ने अपना एक परचम लहराया, एक अपना प्रभाव दिखाया। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि वाकाटक्स जो थे ना, इन्होंने केवल साउथ नहीं बल्कि नॉर्थ के भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को काफी प्रभावित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राज परिवार में कराया तथा उसकी सहायता से शक क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न पश्चिम भारत के हिस्से जीत लिए। एक और चीज हमने जानी थी शक क्षत्रपों के बारे में या फिर वेस्टर्न क्षत्रप, ये वाला जो रीजन है ना, ये काफी लंबे समय से किसके कंट्रोल में था? ये कंट्रोल में था कब से? लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास, 185 बीसी के आसपास मौर्यंस जो है वो डिक्लाइन हुए। यहाँ पर अटैक हुआ, जो भी फॉरेन सक्सेसर्स थे जैसे इंडो ग्रीक हुए, शक हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशांस हो गए। तो जब शक आते हैं, इस समय नहीं, शक थोड़ा लेट आते हैं 100 बीसी के आसपास। जब शक आए तो इनकी 5 ब्रांचेस आई इंडिया के अलग अलग रीजन में, जिसमें से एक ब्रांच यहाँ आकर बसी गुजरात वाले इस क्षेत्र में। ठीक है, इन्हें बोला गया पश्चिमी क्षत्रप। इस रीजन को वेस्टर्न क्षत्रप रीजन कहा गया। भारत का पश्चिमी क्षेत्र और शकों को क्षत्रप कहा जाता था। और यहाँ पर जो शक बैठे, ये कब तक बैठे रहेंगे? आगे 500 सालों तक ये बैठे ही यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो वेस्टर्न क्षत्रप वाला रीजन था, यहाँ से शकों को फाइनली किसने रिप्लेस किया था? तो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको रिप्लेस किया। और इसमें किसने इसकी मदद की थी? तो वाकाटक्स जो थे उन्होंने उनकी मदद से ये काम किया। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था वाकाटक का, न केवल साउथ इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बल्कि नॉर्थ में भी। ओके, किस तरीके से था वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वाकाटक के बाद इस क्षेत्र में हमें किसका प्रभाव दिखाई दिया? तो वाकाटक के बाद हमें चालुक्यास दिखाई देते हैं। तो बस क्लियर रखना है, सातवाहनास वो प्रथम ऐतिहासिक चरण है। द्वितीय ऐतिहासिक चरण में पहले यहाँ पर वाकाटक दिखाई दिए जब गुप्ता रूल कर रहे थे, और वाकाटक को रिप्लेस करके चालुक्यास दिखाई देंगे। ये पूरा रीजन वाकाटक के क्षेत्र से भी काफी बड़ा क्षेत्र किसके कंट्रोल में था? चालुक्यास के कंट्रोल में था, और ये उनकी कैपिटल हुआ करती थी। चालुक्यास के बारे में अलग अलग कहा जाता है, पूर्वी चालुक्या, बादामी चालुक्या, विंगी के चालुक्यास, क्योंकि इन चालुक्यास का जो क्षेत्र है ना वो थोड़ा सा मूव करता रहा है अलग अलग समय में। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ा सा रुक कर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है राइटर कि जो वाकाटक थे उसके बाद जो हमें दिखाई देते हैं वो हमें कौन दिखाई दे? चालुक्यास। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? लगभग 757 ईस्वी के लगभग 200 वर्ष तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जो थोड़ा टाइम पीरियड है ना, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सातवाहनास लगभग 500 साल तक दिखाई दे रहे हैं, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। फिर 300 के बाद जो हम देख रहे हैं किसका इंपॉर्टेंट रोल आ जा रहा है, फिर हमें दिखाई दे रहे हैं कौन बच्चों? वाकाटक दिखाई दे रहे हैं। लगभग कब तक? 1757 के बाद हमें दिखाई दे रहे हैं कौन? चालुक्यास दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको डेट याद होना चाहिए, एक जो बीच का ड्यूरेशन है ना, पीरियड है, एटलीस्ट वो आपको क्लियर होना चाहिए कि 300 साल, 500 साल, कितने साल कौन रूल कर रहा है। ठीक है, यहां पर आते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 757 ईस्वी तक 200 साल तक इन्होंने रूल किया, यानी यहां से लगभग 757, इसको करेक्ट कर लो, 757 ईस्वी तक यहां पर रूल करते हुए कौन दिखाई देते हैं? चालुक्यास रूल करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चालुक्यास के बाद कौन आ जाएंगे? राष्ट्रकूट आ जाएंगे, लेकिन तब तक क्या हो जाएगा? अर्ली मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। चालुक्य लोग अपने को ब्रह्म, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे, लेकिन वास्तव में लगता है कि वो किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे। तो अब जितने भी यहाँ पर हम देखते हैं राज्य, ज्यादातर जो है ना ट्राइब ही माने जाते हैं। एक्चुअली जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन, उससे पता लगता है कि किसी ना किसी ट्राइबल जो वंशज थे उससे संबंध रखते थे, लेकिन ये खुद को क्या बोलते थे? ब्रह्म, मनु, चंद्र, ऐसा उस समय करा भी जाता था। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स थे या जनजातीय लोग थे जो कि ब्राह्मण्स
और ब्राह्मण्स उनको सपोर्ट करते थे, वो ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे, और इस मदद से थोड़ा सा अपना एक बोल सकते हैं ना कि जो क्षत्रिय या राजपूत या फिर जो वर्ण व्यवस्था उसमें क्षत्रिय वाली कैटेगरी में आ जाना, ये किया करते थे। तो देखो ये भी यहाँ पर यही कर रहे हैं, चालुक्यास अपना स्टेटस कैसे दिखा रहे हैं कि हम ब्रह्म, मनु या चंद्र के वंशज खुद को मान रहे हैं। लेकिन जो पता लगा है वो क्या पता लगता है कि ये किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के लोग थे जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रियों की पंक्ति में आ गए। तो ये उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था। इस समय क्या, काफी पहले से ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ब्राह्मण थे वो बहुत सारे ट्राइबल्स, चाहे इंडिया हुए चाहे विदेशी हो गए, उनको किस तरह से क्षत्रिय वाली जो कैटेगरी है उसमें सम्मिलित कर रहे थे, और बदले में वो ब्राह्मण्स को सपोर्ट कर रहे थे। देख रहे हैं, कर मुक्त भूमि अनुदान, ये सारा जो है पैरेलली चीजें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, चालुक्यों के बारे में थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा। पहले चालुक्यास हमें पता लगता है लोकल ट्राइब ही थे। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। ठीक है, 6th सेंचुरी का इनिशियल पीरियड है, लगभग 200 साल तक ये रूल करेंगे। तो आप मानकर चलो कि 550 से लेकर लगभग 750 ईस्वी तक इनका रूलिंग टाइम पीरियड था। ठीक है, और इन्होंने कहां पर, पश्चिमी दक्कन में, ये जो दक्कन का पश्चिम वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रभुत्व या फिर प्रभाव जमाया। और इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ बनाई, वातापी बनाई। ये रहा इनका कैपिटल। कर्नाटक वाला जो रीजन है, जब समझ नहीं आए कि ये इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं, या फिर जो उस समय रूल कर रहे थे चालुक्यास, वो कौन कौन से प्रेजेंट डे क्षेत्र इंक्लूड है उसमें, तो कुछ मत करो, मैप को ओवरलैप कर लो। इसके ऊपर एक खाली पॉलिटिकल मैप जो होता है ना, ब्लैंक खाली लाइन खींची हुई आज के, उसको ऐसे रख लो, खुद पता लग जाएगा कौन कौन सा क्षेत्र कवर हो रहा है ना, कितना महाराष्ट्र का आ रहा है, कितना कर्नाटका का आ रहा है, कितना तेलंगाना का आ रहा है, खुद पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही है कि इनकी कैपिटल थी वातापी। आगे वे कई स्वतंत्र राजघरानों में बंट जाते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में, लेकिन इनका जो मुख्य घराना था वो वातापी ही था, जिसने 200 वर्षों तक राज किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वातापी के चालुक्यास, इनका रूलिंग पीरियड लगभग 200 ईयर्स था। इस काल में इतनी बड़ी अन्य शक्ति नहीं थी। आगे उत्तर मध्य काल में विजयनगर राज्य ही इतने महत्व का निकला। तो ये मैं आपको दिखा दूंगी, ये वाला रीजन, इसको बोल रहा है उत्तर मध्यकाल। यानी जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारे दूसरी क्लासेस जो चल रही हैं मध्यकाल वाला समय, तो इस मध्यकाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे बोला जाता है पूर्व मध्यकाल, और एक जिसे बोला जाता है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, अर्ली मिडिवल, लेटर मिडिवल पीरियड। ठीक है, लेटर मिडिवल कहां से चालू होता है, सल्तनत, मुगल, ये सब। तो जब सल्तनत मुगल चलेगा, उनके पैरेलल हमें दक्षिण भारत में 2 बड़े किंगडम्स दिखाई देते हैं। इसको आप तीसरा चरण या चौथा चरण किस में काउंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो उस समय हमें यहाँ पे 2 बड़े किंगडम्स दिखाई देते हैं, एक जिसका नाम था विजयनगर, दूसरा जिसका नाम था बहमनी। तो राइटर यहाँ पर ये बोलता है कि जो चालुक्यास थे ये इतने पावरफुल थे और इतना बड़ा टेरिटोरियल रीजन था कि इतना बड़ा टेरिटोरियल रीजन हमें आगे दिखाई देगा कब, उत्तर मध्यकाल में। उत्तर मध्यकाल में किसका, विजयनगर का। उसके पहले यहाँ पर इतना बड़ा कोई टेरिटोरियल किंगडम वाला रीजन नहीं था। सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बस चालुक्यास का रीजन बता दिया। कौन सा रीजन था, ये था आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका वाला रीजन। कैपिटल थी वातापी। आगे चालुक्यास की कई सारी ब्रांचेस जो है बढ़ जाएंगी, लेकिन जो मेजर या कोर था वो वातापी वाला ब्रांच था। ये लगभग 200 साल तक रूल करते और इतने पावरफुल थे कि आगे विजयनगर के अलावा हमें कोई इतना पावरफुल किंगडम इस पेनिनसुला में नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ, जो स्थानीय जनजाति थे। अब यहां पर बात कर रहा है किसकी, इक्ष्वाकु की। ये वाला पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मैं मैप्स के थ्रू इसलिए बता रही हूं ताकि आप इसको एटलीस्ट लोकेशन तो आपको याद हो जाए कहां पर इक्ष्वाकु रूल कर रहे थे। ये पूरा है इक्ष्वाकु का टाइम पीरियड। यहां पर हमें बता रहा है कि जो सातवाहन का एंड हुआ, तो सातवाहन को रिप्लेस करके कौन आ रहे हैं, यहां पर तो वाकाटक आए। ओके, और वाकाटक को आगे रिप्लेस करेंगे 550 में कौन, तो हमें चालुक्यास दिखाई देते हैं। लेकिन वाकाटक के साथ साथ यहां पर हमें एक और राजवंश दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इक्ष्वाकु।
तो सातवाहन के अवशेष पर जो पूर्वी हिस्सा था भारत का, यहां पर है वाकाटक, पूर्वी हिस्से में कौन आते हैं, इक्ष्वाकु आते हैं। ओके, जो स्थानीय जनजाति के थे, इनके द्वारा नागार्जुन कोंड, धरनी कोटा में अनेक स्मारक छोड़े गए और भूमि अनुदान प्रथा चलाई गई। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे स्मारक बने हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये भी सेम वही करे, भूमि अनुदान। तो सातवाहन के अवशेष पर ही वाकाटक आए, वो भी भूमि अनुदान दे रहे हैं। सातवाहनों के ही अवशेष पर पैरेलल इक्ष्वाकु आए, पूर्वी भारत वाले रीजन में, ये भी भूमि अनुदान की प्रथा चला रहे हैं। बस थोड़ा सा लोकेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। इक्ष्वाकु को अपदस्थ कर उनकी जगह पर हमें कौन दिखाई देते हैं, पल्लव दिखाई देते हैं, जो भी स्थानीय जनजाति के थे। बार बार जो हाईलाइट कर रहा है कि लोकल ट्राइब्स थे, इसका क्या रीजन है, रीजन ये है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि बाहर से अटैक करके नहीं आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा ना, इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशान्स हो गए, सारे क्या है, फॉरेन सक्सेसर्स थे। लेकिन ये सब क्या है, लोकल ट्राइब्स हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही होता है कि इधर थोड़ा सा समझिएगा, इधर कौन थे, सातवाहनास थे। सातवाहन जो बोल रहे हैं पहले ऐतिहासिक चरण वाला 300 ईस्वी तक हमें ये दिखाई दे रहे हैं। जब सातवाहनों का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पर कौन आए बच्चों, यहाँ आ गए वाकाटक आए, 200 साल तक ये रूल करेंगे। और इधर पूर्वी भारत में कौन आ गए, इक्ष्वाकु आ गए, ठीक है, ये रूल करेंगे। ये भी लोकल ट्राइब थे, ये भी लोकल ट्राइब थे। वाकाटक को कौन रिप्लेस करते हैं, चालुक्याज रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 550 से 750 तक ये रूल करते हैं। और इक्ष्वाकु को कौन रिप्लेस करते हैं, तो इक्ष्वाकु को रिप्लेस करेंगे, पल्लव रिप्लेस करेंगे। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, यहां पर चालुक्याज आएंगे, यहां पर पल्लवाज आ जाएंगे। तो चालुक्याज और पल्लवाज के बीच में आगे हमें संघर्ष होते हुए दिखाई देता है। सभी की समझ में आ गया। तो बस ये बोल रहा है कि आगे इक्ष्वाकु को रिप्लेस करके उनकी जगह पर कौन दिखाई देते हैं, पल्लव दिखाई देते हैं। और वाकाटक को रिप्लेस करके कौन दिखाई देते हैं, चालुक्याज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो द्वितीय ऐतिहासिक चरण में सातवाहनों के बाद क्या आता है, अब मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीजें लर्न हो जाए। तो इधर हमें दिखाई देते हैं वाकाटक, इधर दिखाई देते हैं इक्ष्वाकु, फिर वाकाटक को रिप्लेस करके चालुक्याज, इक्ष्वाकु को रिप्लेस करके पल्लवाज, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे जानेंगे। पल्लवों के अधिकार कहां पर हमें दिखाई देते हैं, दक्षिणी आंध्रा और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। अगर आप ये पल्लवास का रीजन देखोगे, ठीक है, तो ये तमिलनाडु का जो उत्तरी वाला हिस्सा है और आंध्रा का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है। तो बस यही बोल रहा है कि दक्षिणी आंध्रा और उत्तरी तमिलनाडु का जो बीच वाला रीजन है ना, रीजन है, उस रीजन में कौन रूल करते थे, पल्लवाज रूल करते थे। इनके द्वारा अपनी राजधानी कांची में बनाई गई, जो उन दिनों मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र बना। आज भी कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए कांची में, आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देंगे। इवन हम भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसके बारे में जो भी डिस्कशन है वो यहाँ नहीं बल्कि हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर राइटर यही बोलता है और इसी के साथ एंड करता है इसके पल्लवास के बारे में कि जो पल्लव है इसका रीजन क्या था, इनकी कैपिटल क्या थी, और वो जो कैपिटल है वहां पर हमें मुख्य रूप से टेम्पल आर्किटेक्चर और वैदिक विद्या का वो केंद्र बनता है, क्योंकि ब्राह्मणिज्म प्रमोट हो रहा है बड़े लेवल पर दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हमें दिखाई देता है कि लोगों को वैदिक विद्या दी जाती है, ठीक है। पल्लव वंशियों का आरंभ में कदम्बों से संघर्ष हुआ। बोल रहे जो पल्लव रूल कर रहे थे ना, इनका हमें दिखाई देता है कि कुछ समय तक कदम्ब से भी संघर्ष होता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या बोलता है, कदम्ब राज्य की स्थापना। अब देखते हैं कि पल्लवास के पैरेलल जो हमें कदम्ब दिखाई देते हैं, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष दिखाई देते हैं, ये रहे पल्लवास, ठीक है। कदम्ब कहां पर है, तो कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था, ये वाला रीजन में। इन्होंने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटका और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की। वह कर्नाटक के उत्तरी केंद्रा जिले में इस जगह को अपनी राजधानी बनाई। जगह का नाम क्या था, बनवासी को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, और इन्होंने भी ब्राह्मण्स होने का दावा किया। तो जितनी भी ट्राइबल्स या लोकल ट्राइब्स है, ये सब अपने आप को क्या ब्राह्मण बता रही हैं या क्षत्रिय बता रही हैं, ठीक है। तो एक उनकी कनेक्टिविटी जो है वो वर्ण व्यवस्था के अपर जो वर्ण सिस्टम में जिनको अपर स्टेटस दिया गया वो उससे ही कनेक्ट कर रही है, या तो क्षत्रिय या तो फिर ब्राह्मण, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं किसके बारे में, कदम्ब के बारे में, कि पल्लवास जो है इनिशियली इनका कदम्बों से संघर्ष होता है, बाद में चालुक्यास से भी होगा, ठीक है। मयूर शर्मा ने जंगली जनजातियों की सहायता से पल्लवों को हराया तथा
18 अश्वमेध यज्ञ कर ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान दिए। तो जो कदम्ब और पल्लव इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, इसमें कदम्ब राज्य की स्थापना करने वाले मयूर शर्मन जो है उसने ना केवल पल्लवों को हराया, बल्कि हराने के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग थे कॉइन इश्यू कर रहे हैं, कोई टाइटल ले रहे हैं, तो इसने असंख्य गांव दान में दिए। किसको? ब्राह्मण्स को। और इससे वापस से वही साइकिल कंटिन्यू हो रहा है, ब्राह्मणों को गांव दान में दे रहे हो, एग्रीकल्चर प्रमोट हो रहा है, ब्राह्मणिज्म प्रमोट हो रहा है, संस्कृत भाषा प्रमोट हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब वही साइकिल कंटिन्यूअस चल रहा है। पल्लवों के दूसरे बड़े समसामयिक कौन थे? गंग थे। यानी पल्लवों के पैरेलल हमें और कौन रूल करते हुए दिखाई देता है? तो यहाँ पर गंग थे। तो यहाँ पर जो पल्लव रूल करते हैं, इनका संघर्ष कदम्बों से भी हुआ, इनका संघर्ष गंग से भी होता है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये भी 4वीं सदी के आसपास दक्षिण कर्नाटक में शासन कायम कर रहे थे। तो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में कौन है, दक्षिणी हिस्से में कौन है, किसके पैरेलल है, ये थोड़ा सा याद रखना है। गंग के पूर्व में पल्लव थे और इसके पश्चिम में कदम्ब के राज्य थे। ये पश्चिमी गंग या मैसूर गंग कहलाते थे क्योंकि पूर्वी गंग इनसे भिन्न थे तथा वे 5वीं सदी में कलिंग पर शासन करते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे चालुक्यास के बारे में कहा जाता है ना, पूर्वी चालुक्य, बादामी के चालुक्य, ऐसा विंगी के चालुक्य, ऐसे ही गंग के बारे में बता रहा है कि गंग के भी हमें 2 ब्रांचेस दिखाई देते हैं। एक ब्रांच जो कलिंग वाले रीजन में रूल करता था, जिसको हम पूर्वी गंग कहते थे, और अभी हम जिस गंग की बात कर रहे हैं वो गंग क्या कहलाते थे? पश्चिमी गंग कहलाते थे। यहां पर यही बता रहा है कि ये पश्चिमी गंग या फिर मैसूर के गंग कहलाते थे, मैसूर वाले रीजन से संबंध रखते थे। तो बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर जो पल्लवास थे इनके पैरेलल हमें कदम्ब दिखाई देता है और यहाँ पर गंग दिखाई देते हैं। इनको पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग भी कहते थे और एक पूर्वी गंग भी थे जो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? कलिंग वाले रीजन से संबंध रखते थे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो पल्लव थे इन्हीं के सामंत जो है यही पश्चिमी गंग कहलाने लग गए थे। सामंत मतलब जिनको आपने कोई क्षेत्र दे दिया है और उस क्षेत्र को आपने ना केवल उन्हें अनुदान के रूप में दिया बल्कि वहां पे प्रशासन करने की भी अनुमति दे दी है, तो वो खुद अपना एक राज्य भी बना लेते हैं, जैसे पश्चिमी गंग वालों ने। तो बेसिकली ये पल्लव के ही सामंत थे जो आगे चल के काफी मजबूत हो गए थे। तो पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे तथा उनकी सबसे पहली राजधानी कोलार में थी। इनके राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया। तो ये थोड़ा सा स्टार बना लेंगे कि अभी तक आपने जिसकी भी बात करी वो सारे ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। यहां पर हमें पहली बार दिखाई दे रहा है किसका? कि जो पश्चिमी गंग थे ना, इन्होंने जैनों को भूमि अनुदान देना चालू किया। यानी कहीं ना कहीं इनका झुकाव किसकी तरफ था? जैनिज्म की तरफ था। और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था उस समय के हिसाब से, तो इसको आप स्टार बना के हाईलाइट कर लेंगे। आगे पल्लव, कदम्ब, बादामी के चालुक्य और उनके समसामयिक शासक वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे। ये सब बड़ी मात्रा में क्या कर रहे थे? बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करा रहे थे, वैदिक अनुष्ठान करा रहे थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। क्या होता है ऑलरेडी हम बता कर आए हैं हमारे प्रीवियस सेशंस में जो वैदिक एज वाला चैप्टर था। तो ये सारे जो भी वैदिक रिचुअल्स थे ये कंडक्ट करा रहे थे। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। अगर आप जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण है इसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम छोटा सा एक इमेज बना के इसको क्लियर करेंगे। पहले यहाँ पर कौन आए थे बच्चों? वाकाटक आए। ठीक है, वाकाटक के जो है उनको रिप्लेस करके कौन आएंगे? चालुक्यास आएंगे। ओके, वाकाटक के पैरेलल हमें कौन दिखाई देते हैं? इक्ष्वाकु दिखाई देते हैं। ये दोनों कैसे आए थे? तो यहाँ पर पहले सातवाहनास का रूल था। सातवाहनास टूटे तो वाकाटक इक्ष्वाकु निकले। वाकाटक की जगह चालुक्यास आएंगे, इक्ष्वाकु की जगह इधर कौन आएंगे? पल्लवास आएंगे। ठीक है, पल्लवास का जो संघर्ष था वो इनसे तो रहेगा ही, चालुक्यास से, लेकिन इनिशियली ये कदम्ब से भी टकराते हैं और गंग से भी टकराते हैं। ठीक है, गंग पश्चिम के गंग, पूर्वी गंग भी कहां पर है? जो कलिंग वाले रीजन में रूल करते थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना खुद ब खुद सारे पिक्चर्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि चाहे हम बात करें इन पल्लवास की, चाहे हम बात करें कदम्ब की, चाहे हम बात करें बादामी के चालुक्यास की, ये इतने सारे जो राज्य हैं ये सब कहीं ना कहीं वैदिक रिचुअल जो है उनको फॉलो कर रहे थे, वैदिक धर्म को सपोर्ट कर रहे थे। 300 से लगभग 750 तक की हमने ये पूरी जर्नी यहाँ पर पढ़नी है, जो आपका द्वितीय ऐतिहासिक चरण है पेनिनसुला का। तो बोल रहे इसके बीच राज्य के गठन और कृषि विस्तार में प्रगति हुई। नो डाउट
एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है फलेगी फूलेगी, क्योंकि भूमि अनुदान दिया जा रहा है बड़ी संख्या में, तो अब कृषि जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर हमें होते हुए दिखाई देता है। तथापि इस विषय में कम जानकारी मिलती है कि चोल, चेर, पांड्य राज्यों के पतन के बाद प्रायद्वीप के सिरे वाले क्षेत्र में क्या हुआ होगा। ये तो हमें पता लग रहा है कि भाई इनको रिप्लेस करके ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो डिक्लाइन हुए, डिक्लाइन होने का मतलब ऐसा नहीं था कि चोल खत्म ही हो गए, चोल बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ वो हमें डिटेल से पता नहीं लग पाता है। ठीक है, एकमात्र महत्वपूर्ण घटना जो हमें दिखाई देती है 6ठी सदी में कलभ्रो के नेतृत्व में होने वाला विद्रोह, कि जब चोल, चेर, पांड्य डिक्लाइन हो रहे थे उस समय क्या चीजें वहां पर हो रही थी, कौन सा विद्रोह क्या हो रहा था, वो अंतिम घटना क्या हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे कालभ्रास या फिर कलभ्रो जो है इनका जिक्र करता है राइटर। अब कालभ्रास की मुझे कोई वैसी इमेज नहीं मिल पाई, लेकिन जो मिली है वो यही है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कालभ्रास। ठीक है, अब ये पिक्चर थोड़ा सा समझिएगा, पल्लवाज है इधर, इधर कदम्बा, इधर गंग, लेकिन इसके पहले अगर आप पहले ऐतिहासिक चरण की बात करो तो यहाँ पर चोलास थे, यहाँ पे चेर थे और यहाँ पर पांड्यास थे। आप समझ पा रहे, पांड्यास अभी भी रहेंगे। तो चोल, चेर, पांड्य वाले रीजन में ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, कालभ्रास। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कि जब चोल, चेर, पांड्य इनका पतन हो रहा था उस समय के बारे में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पता लगता है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पता लगती है। उस समय के बारे में पता लगता है कि जब इनका डिक्लाइन हो रहा था तो कालभ्रास के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। जो कालभ्रास थे इन्हें दुष्ट राजा कहा जाता था। ठीक है, और पता लगता है कि इन्होंने, जो कालभ्रास थे, इन्होंने तमिल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों को मिले ब्रह्मदेव अधिकारों को खत्म कर दिया। इस पूरे रीजन पर इन्होंने कॉन्कर करा चोल, चेर, पांड्य के अपने अंतिम समय में। और जो भी ब्राह्मण्स को यहाँ पे राइट्स दिए गए थे वो सब इन्होंने छीन भी लिया था। प्रतीत होता है कि ये खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण किया। तो जो चोल, चेर, पांड्य वीक थे ना, उसको पूरी तरह से डिक्लाइन करने में शायद कालभ्रास जो थे उनका रोल था। वो खुद बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले थे और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण्स के अगेंस्ट यहाँ पर थोड़ा सा काम किया। तो ये भी स्टार बना लेंगे, इसको याद रख लेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कदम वो गंग के बारे में कि वो जैनियों को दे रहे हैं, कुछ जो भी ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम पीरियड के बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, तो उसको थोड़ा सा आपको स्टार बना लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके निकलते हैं। ठीक है, कहा जाता है कालभ्रो ने चोल, पांड्य और चेर राजाओं को बंदी बना लिया था। कालभ्रास विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि इनको पांड्यों, पल्लवों, बादामी तीनों ने संयुक्त रूप से दबाया। मतलब चोल, चेर, पांड्य के डिक्लाइन में कालभ्रास का लास्ट में इंपॉर्टेंट रोल था। और कालभ्रास इतने पावरफुल थे कि आगे इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सामने आएंगे, तो इधर पल्लवाज हैं, इधर आपके चालुक्याज हैं और इधर पांड्याज हैं। तो चालुक्य, पल्लवा और पांड्य ये तीनों संयुक्त रूप से मिले, फिर उन्होंने कालभ्रास को एक तरह से साइड किया। इतने पावरफुल थे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पल्लव चालुक्य संघर्ष। आई होप आपको यहाँ तक चीजें कनेक्ट कर पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे। जो भी इजीएस्ट फॉर्म है ना वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और फैक्ट तो आपको और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, ये राजा वो राजा। मेरा जो यहाँ पर काम है वो ये है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी डेवलप हो, चेंजेस आपके समझ में आए, उस समय का सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। बाकी फैक्ट तो आप याद कर ही लोगे, इतना मुझे भरोसा है आप पे, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं आप। चलिए, अब ये जो भी स्टेट से हमने पढ़ लिया, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था प्रथम ऐतिहासिक चरण और द्वितीय ऐतिहासिक चरण। प्रथम ऐतिहासिक चरण, द्वितीय ऐतिहासिक चरण के पहले हमने चेंज को समझा, है ना। फिर हमने उन राज्यों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से राज्य, चालुक्यास, पहले वाकाटक, फिर इक्ष्वाकु, फिर चालुक्यास, फिर पल्लवास। पल्लवास के पैरेलल हमें दिखाई दे रहे हैं इधर कदम्ब, फिर गंग दिखाई दे रहे हैं। फिर बीच में हमने कालभ्रास के बारे में पढ़ा, जो प्रथम और द्वितीय ऐतिहासिक चरण के बीच में आए थे, है ना, जो चोल, चेर, पांड्य को निपटाने वाले थे। ओके, अब आ जाते हैं दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक जिसका नाम है चालुक्यास, यहाँ पर थे, ठीक है। दूसरा जिसका नाम है पल्लवास, यहाँ पर थे। तो चालुक्य और ये पल्लवा, इनके बीच में हमें काफी लंबा संघर्ष चलते हुए दिखाई देता है। हालांकि जो पांडे थे ना, दक्षिण भारत के मदुरै के पांडे, इन्होंने भी बीच में एक दो बार घुसने की कोशिश की थी इन दोनों की राइवलरी में, कि मैं भी थोड़ा संघर्ष में घुसूं, लेकिन इतना पावरफुल नहीं था पांडे जितने पल्लवास और चालुक्यास थे, तो वो फिर किनारा कट लेता है। तो बस इन दोनों के बीच का संघर्ष बता रहा है, पल्लव चालुक्य संघर्ष।
क्लियर होना चाहिए पिक्चर कौन किधर बैठा हुआ है, ठीक है। 6ठी सदी से 8वीं सदी के बीच का वही टाइम पीरियड जो हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के, 6ठी सदी इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो चालुक्याज है वो वाकाटक के बाद आ रहे हैं ना, 550 से 750 लगभग 200 साल तक। तो यहाँ पर बोल रहा है 6ठी सदी से 8वीं सदी तक प्रायद्वीप भारत के राजनीतिक इतिहास में कांची के पल्लव, बार बार कैपिटल को हाईलाइट कर रहा है, कांची के पल्लव और बादामी या वातापी जो उनकी कैपिटल थी चालुक्यों की, इनके बीच प्रभु सत्ता को लेकर संघर्ष होता रहा कि भाई कौन ज्यादा सुप्रीम है, अपनी सुप्रीमेसी को लेकर ये इनके बीच संघर्ष हो रहा था। और आगे तीसरे दल के रूप में पांडे भी उलझ गए, आए थे पांडे, लेकिन पांडे जैसे आए वैसे ही निकल गए थे, उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, ठीक है। तो हमें पता लगता है वातापी के चालुक्यास और कांची के पल्लवास, इनके बीच में सुप्रीमेसी को लेकर बहुत संघर्ष हुआ। पल्लव और चालुक्य दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, तो ये तो रिलीजन तो कोई इसका मुद्दा हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और दोनों ने वैदिक यज्ञ किए। तो फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से ये संघर्ष कर रहे हैं? तो दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय संसाधन, इसको स्टार बना लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो यही था कि जितने भी इनके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको लेकर ये आपस में भिड़ रहे थे। और इसको लेकर, इसके अलावा जब आप किसी चीज के लिए लड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल दो लोग किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद से एक ने दूसरे को मार दिया या हरा दिया, तो कई बार वो मैटर खत्म हो जाता है जिसलिए लड़ाई चालू हुई थी, एक अलग ही मैटर चालू होता है जिसको बोलते हैं ईगो प्रॉब्लम, है ना। अब ये हारा है तो इसको अब उससे मतलब नहीं उस क्षेत्र से, अब इसका है कि मैं हारा हूं, या इसके बच्चों का है कि क्यों ये हारा है तो हम सब बदला लेंगे, तो ये फिर प्रतिष्ठा वाली बात आ जाती है। तो ऐसा ही हमें दिखाई दिया पल्लव चालुक्य संघर्ष में कि इनिशियली तो ये संघर्ष जो हुआ था वो जो आपका तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच वाला क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, इस पूरे डेल्टाई क्षेत्र के लिए संघर्ष चालू हुआ था, लेकिन बाद में ये प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया था, उसको हम देखेंगे। तो इस वजह से इनके बीच में संघर्ष हो रहा था। कृष्णा और तुंगभद्रा द्वाब पर प्रभुत्व जमाने के लिए क्या रीजन है भाई? द्वाब है वो दो नदियों के बीच का फर्टाइल रीजन है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है उसका, नो डाउट, जिसके कंट्रोल में होता उसको बहुत बेनिफिट होता। ओके, आगे चालुक्य राजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप जैसे ही चालुक्य आएगा तुरंत क्लिक कर जाएगा, किधर बैठे हैं चालुक्यास? यहाँ पर बैठे हुए चालुक्यास। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, क्या पुलकेशिन सेकंड का हमने नाम सुना है? बिल्कुल पुलकेशिन सेकंड का नाम सुना था। कब सुना था? जब हम पढ़ रहे थे वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन के बारे में, कि जब वो एक्सपांशन कर रहा था और वो दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो इसी चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने उसको रोका था दक्षिण की तरफ अभियान करने से, धक्का दे दिया था वापस नॉर्थ की तरफ। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड नो डाउट बहुत पावरफुल था, इसके बारे में ए होल इंस्क्रिप्शन में बहुत प्रशंसा लिखी है, और वहीं पर यह लिखा है कि उसने कदंबों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया था। कदंब के बारे में आपने पढ़ा था, ये जो पल्लव थे इनका भी इस कदंब से संघर्ष हुआ था, तो कदंबों को कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, किसने? चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने। और कर्नाटक के गंग वंशियों को अपनी प्रभु सत्ता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया, यानी ये जो बीच में गंग वंशी हैं इनके क्षेत्र को कंट्रोल तो नहीं कर लिया, बोला कि तुम अपने रीजन पर रूल करते रहो, लेकिन तुमको मेरी अधीनता स्वीकारनी होगी, मेरी सुप्रीमेसी स्वीकारनी होगी, और हमारे अंडर में रहते हुए रूल करना होगा, ठीक है। तो इतने पावरफुल थे पुलकेशिन सेकंड। इधर जो हर्षवर्धन है उसे रोक दे रहे हैं साउथ की तरफ मूव करने से, है ना। इधर जो कदंब है उसके क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया, गंगों पर अपनी सुप्रीमेसी लाद दी, तो इतना पावरफुल था पुलकेशिन सेकंड। उसने नर्मदा किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तथा पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते उनकी राजधानी तक पहुंच गया, मतलब एक्सपांशन करते करते ही कहां तक पहुंच जाता है? पल्लवों की कैपिटल कांची तक पहुंच जाता है। परंतु पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर उसके साथ संधि कर ली। तो एक तरह से जब उनको लगा कि पुलकेशिन सेकंड जो है वो अब उनके रीजन पे कंट्रोल कर लेगा, तो जो पुलकेशिन सेकंड है उन्होंने उन पे दया की, और दया करते हुए जो उसके नए उत्तराधिकारी थे उसको मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। केवल राजा की मृत्यु हो गई थी इस संघर्ष में, जो उस समय पल्लव किंग थे। कॉमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइएगा। तो जो पल्लव किंग थे उनकी मृत्यु होने के बाद से इन्होंने उसके नए उत्तराधिकारी या फिर
उसके पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। ये चाहता तो पुलकेशिन सेकंड कांची को कॉन्कर कर लेता, अपने क्षेत्र में मिला लेता, लेकिन जब पल्लवों ने आगे से ऑफर दिया कि हम आपको अपना उत्तरी प्रांत दे देंगे, ये वाला हिस्सा आप रख लो, लेकिन हमें हमारे इस कैपिटल के साथ छोटे से क्षेत्र पर रूल करने दो, तो पुलकेशिन सेकंड ने उसको इग्नोर किया और बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको आपके क्षेत्र पर रूल करने देते, ये हिस्सा अब हमारे कंट्रोल में आ गया। और यही पुलकेशिन सेकंड की गलती हुई, क्योंकि आगे जो कांची के नया राजा बनेगा वो पुलकेशिन सेकंड से बदला लेगा और फिर जाकर वो यहाँ से चालुक्यों को निपटा देगा। तो यहाँ पर ये लिखा आगे पुलकेशिन सेकंड ने कृष्णा और गोदावरी का द्वीप पल्लवों से छीन लिया। यही वेंगी पूर्वी चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो कृष्णा गोदावरी वाला जो रीजन था पुलकेशिन सेकंड ने, इसने ये क्षेत्र पल्लवों से छीना और पल्लवों से छीनकर ये वाला जो रीजन था ना, इसको वेंगी नाम से, या यहाँ पर आगे जो चालुक्य रूल करते हैं उसे पूर्वी चालुक्य राजवंश के नाम से जाना गया, वो क्षेत्र भी इनके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन का दूसरा हमला विफल रहा और पल्लव राजा जो नरसिंह वर्मन नया राजा बना अपने पिता के बाद, इसका नाम था नरसिंह वर्मन, इसने चालुक्य राजधानी वातापी को कंट्रोल में कर लिया और छोड़ा नहीं। फिर वातापी नहीं, ये वातापी है, ठीक है, वातापी या बादामी, उसको कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर अपना जो पल्लव थे इन्होंने इस रीजन को अपने में मिला लिया। और फिर चालुक्याज अब किधर शिफ्ट हो जाएंगे, उसी जो वेंगी वाला जो पूर्वी चालुक्य है उस वाले रीजन में चालुक्याज शिफ्ट हो जाएंगे और काफी लंबे समय तक वो फिर पूर्वी चालुक्य या वेंगी के चालुक्य के रूप में रूल करते हैं। तो वातापी पर कॉन्कर कर लेता है कौन, नरसिंह वर्मन। जो पल्लव थे ना जिनको छोड़ा था उन्होंने बाद में अटैक किया, समय देखते हुए, अपनी पावर को देखते हुए नरसिंह वर्मन ने, और ना केवल अटैक किया बल्कि हराकर उनके कैपिटल को कॉन्कर करके कब्जा कर लिया और पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में मारा जाता है। आई होप यहाँ तक सबके समझ में आ गया हो। नरसिंह वर्मन ने जब ये काम किया, वातापी को कैप्चर किया, कंट्रोल किया, तो उसने एक टाइटल लिया वातापी कोंड, अपने आप को एक टाइटल दिया वातापी कोंड, और आगे चोल, चेर, पांडे और कलभ्रों को भी पराजित किया। यानी इतना पावरफुल हो गया था पल्लव किंग नरसिंह वर्मन कि आगे जो कालभ्रास थे उनको तक इसने डिफीट किया था। ठीक है, आगे 8वीं, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसे एग्जैक्ट हमें नहीं पता लगता है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो मिलती है वो ये मिलती है। आगे 8वीं सदी के पूर्वार्ध में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ये वापस जाते हैं कांची, ये रहा कांची, इधर पहुंच के कांची पर अटैक करते हैं। तो अब चालुक्य नरेश जो विक्रमादित्य वो बहुत पावरफुल था, अब वो अटैक करेगा वापस से पल्लवास पर और कांची को 3 बार रौंदा और पल्लवों को पूरी तरह से पराजित कर दिया और खत्म कर दिया। चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक नहीं भोग सके, क्योंकि ये जो चालुक्याज है ये वापस से जब पल्लवास को रिप्लेस कर देते हैं, अपने क्षेत्र को जीत लेते हैं, कांची को कॉन्कर कर लेते हैं, इसके कुछ समय के बाद ही हमें कौन दिखाई देते हैं, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट जब आएंगे तो वो चालुक्याज को रिप्लेस कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं कुल मिला के जो कहानी कहना चाह रहा है बहुत सिंपल तरीके से ये बोल रहा है, यहाँ पर जो राइटर है वो यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि भाई ये जो चालुक्याज इधर बैठे हुए हैं, ओके, और इधर बैठे थे पल्लवाज, और इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। चालुक्याज बहुत पावरफुल था, कदंबों को मिला लिया, गंग को अधीन कर लिया, हर्ष को रोक दिया, और पुलकेशिन सेकंड ने ये सब काम किया, पल्लवास के कांची तक पहुंच गया, इसके उत्तरी हिस्से को जीत भी लिया, है ना, पूर्वी चालुक्य वाले राज्य के नाम से आगे जाना भी जाएगा, लेकिन पल्लवों का जो कैपिटल था, अन्य क्षेत्र था, उसको उसने इंडिपेंडेंट रहने दिया और वो उसकी गलती हुई। अब पल्लव अगली बार मजबूती से आएंगे, पुलकेशिन द्वितीय की न केवल हत्या करेंगे बल्कि वातापी को कॉन्कर भी कर लेगा। कौन, पल्लव किंग नरसिंह वर्मन वातापी कोंड का टाइटल ले लेगा, लेकिन कुछ समय के लिए था। पूर्वी चालुक्य अपने आप को मजबूत करते हैं, आगे फिर उन्होंने अटैक किया विक्रमादित्य सेकंड ने, और अटैक करके कांची को रौंद डाला, अपने में मिला लिया, लेकिन ये कुछ समय के लिए था, क्योंकि फिर समय बदला 757 के आसपास, 200 साल के बाद चालुक्यास को रिप्लेस करके ज्यादा पावरफुल कौन आएंगे, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग वगैरह के बारे में हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो जो राष्ट्रकूट आएगा ना 757 के बाद आ रहे हैं, तो ये किधर चला जाएगा पूर्व मध्यकाल में, तो वो चैप्टर हम वहां पर स्टडी करेंगे। तो ये था दक्षिण भारत का द्वितीय ऐतिहासिक चरण। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर बात करता है मंदिर आर्किटेक्चर की। ठीक है, मंदिर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइटर बोलता है कि
टेम्पल्स जो है अलग अलग रीजन, स्पेशली हमने देखा कांची हो गया, मदुरै हो गया, बड़े लेवल पर हमें यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम होल्ड पर डालेंगे, इसे हम किस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वहां पर हम इसको डिटेल से जानेंगे, वरना ये चैप्टर जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। बात करें हम किसानों पर कर भार की और ग्रामीण विस्तार की या सामाजिक ढांचा की, तो ओवरऑल जो हमें इस समय दिखाई देता है, एक बार पॉज पॉज करना मेरी वीडियो, एंड नहीं करना है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि जो मंदिर आर्किटेक्चर है वो सब हम वहां पर पढ़ेंगे। किसानों पर कर भार, देखो टैक्सेशन सिस्टम था, यहाँ पे टैक्स प्रॉपर वसूल किया जाता था, किसानों पर कर लगाया जाता था कि आपको पर्टिकुलर टैक्स देना है। एग्जैक्ट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कितना हिस्सा, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ पर राज्य है, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओवरऑल टैक्स इम्पोज किया जाता था, आपकी उपज का एक हिस्सा लिया जाता था, कई बार डायरेक्ट उपज भी ली जाती थी, मतलब आपसे करेंसी की जगह उपज ही ली जाती थी कि इतना हिस्सा जो है उपज का आपको वो देना पड़ेगा। इसके अलावा स्वर्ण या फिर गोल्ड के रूप में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता था। बाकी कई सारे ऐसे लोग होते थे जो कि अन्य काम में लगे होते थे, जैसे कि कोई चरवाहा है, ओके, कोई कुम्हार है, या कोई कुछ और अन्य काम कर रहा है। तो आप जिस भी काम को करते थे आपको उसी रूप में, है ना, कोई घास काट के लाकर दे रहा है राज्य को, कोई जानवर दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, तो इन रूपों में भी कर वसूली की जाती थी, बहुत फेमस था। ओके तो टैक्सेशन सिस्टम था, नो डाउट बिना टैक्सेशन सिस्टम के कैसे स्टेट बन सकता है, तो टैक्स सिस्टम था, बहुत सही तरीके से उसे वसूला जाता था। और एक और चीज हमें यहाँ पर दिखती है, बेगारी व्यवस्था, यानी राजा को यह अधिकार था कि राजा किसी से बेगार ले सकता है। बेगार मतलब बिना किसी वेतन के या बिना किसी मूल्य के चुकाए किसी से मुफ्त में काम कराना, तो राजा के पास ये अधिकार इस समय हुआ करता था। ठीक है, ग्रामीण विस्तार नो डाउट बहुत अच्छे से हो रहा था, क्योंकि हमें एक चीज यहाँ पर दिखाई दिया क्या कि कर मुक्त भूमि अनुदान, तो बड़ी संख्या में भूमि अनुदान दी जा रही थी ब्राह्मण को, और कहीं कहीं पे हमने जैनों का भी देखा, जैसे गंग जो है वो जैनों को दे रहे हैं। तो जब भूमि अनुदान दी गई तो वहां पर क्या होगा, कृषि का विस्तार होगा, कृषि के विस्तार के लिए वहां पे लोगों को परमानेंट रहना पड़ेगा, और जो लोग वहां परमानेंट रहकर एग्रीकल्चर करेंगे, इससे कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं ग्रामीण सभ्यता जो है उस वो पनपती है, या गांव का विकास होता है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हमें यहाँ पर 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं। ठीक है, उर, सभा, नगरम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उर जो है वो गांव हुआ करते थे जिसे हम बोलते थे कॉमन, आम लोगों के गांव, जहां पर आम लोग रहा करते थे, पूरे गांव की जितनी पॉपुलेशन थी वो वहां रहा करती थी उर में। सभा जो है वहां पर बड़े ब्राह्मण जो थे वो रहा करते थे, और नगरम ऐसे गांव के हिस्से होते थे जहां पर व्यापारी वणिक लोग रहा करते थे। तो ये जो 3 प्रकार के गांव हैं वो हमें उस समय दिखाई देते थे, ये थोड़ा सा याद रखना है, कभी पूछ ले। यहाँ पर आम लोग रहा करते थे, यहाँ पर ब्राह्मण्स रहा करते थे, ये जो नगरम था यहाँ पे वणिक व्यापारी वर्ग रहा करते थे। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का बहुत अच्छे से एक तरह से बोल सकते हैं हम विस्तार हो रहा था। प्रॉपर एक गांव का स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होता था, और वो कौन मैनेज करता था, जिसको वो भूमि अनुदान दी जाती थी, जनरली ये लोग होते थे उसको मैनेज करने वाले। ठीक है, सामाजिक ढांचा अगर मैं बात करूं तो सामाजिक ढांचा वर्ण व्यवस्था कंटिन्यू रही, कंटिन्यूअस वो चलती रही, वर्ण सिस्टम कहीं यहाँ पे खत्म नहीं होता है। और एक हमें नई चीज दिखाई दी कि ज्यादातर जो राज्य के राजा थे वो कहीं ना कहीं ट्राइबल थे, लेकिन वो अपने आप को क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण जो है इनकी पंक्ति में रखवाना चाह रहे थे। ये तो अभी हमने पूरे चैप्टर में भी पढ़ा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण से जोड़कर देख रहे थे। ठीक है, जो शूद्र थे उनमें किसान भी सम्मिलित हो चुके थे, तो कई सारे ऐसे किसान थे जिनको शूद्र कैटेगरी में डाला जाता था, कई सारे ऐसे किसान थे जो वैश्य में थे, तो शूद्र वैश्य वाला सिस्टम वही चलता रहा जो कॉमन पीपल वाला लोग था। तो बस ये स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत स्पेसिफिक हम बोलेंगे यहाँ का कोई अलग से हाईलाइटेड सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहा था, जैसे सातवाहना से चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया गया, और बहुत छोटे छोटे से क्षेत्र हैं, तो उन्होंने इन लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से वहां की चीजों को मैनेज किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी जो मिडेवल आर्ट एंड कल्चर के जो भी हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, प्लीज उनको अच्छे से फॉलो करिए। एंशिएंट ऑलमोस्ट डन है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए। आर एस शर्मा बुक जो है वही हमने यहाँ पर कवर किया है, कुछ भी इधर उधर का नहीं कंटेंट इन्वॉल्व किया है। तो आपको वो बुक पढ़नी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ के जाके बुक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। कई बच्चे बोलेंगे 2 बुक 4 बुक, इसमें तो फैक्ट कवर नहीं हुआ है। सब कुछ कवर होगा, आप बार बार रिवीजन करिए। आप जितना रिवीजन करेंगे ना उतना आपकी इस पे कमांड बढ़ जाएगी, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी किधर से किधर हम मूव कर रहे हैं, कौन से राजा क्या हो रहा है। और एक बार आपका ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, जो 3 बार के रिवीजन में हो जानी चाहिए, तो कम से कम 3 बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद अब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो खुद ब खुद छोटे छोटे फैक्ट आएंगे, और वो फैक्ट होंगे, आप उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इजीली आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है, जो स्टिकी नोट्स आते हैं उस स्टिकी नोट्स को लीजिए और जो जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उसको ऐड करते रहिए। लेकिन पहले जो काम करना है क्या, इस पर हमें पूरा एक कमांड बनाना है, पूरी एक पकड़ बनानी है, ठीक है। और बाकी चीजें क्वेश्चन से खुद ब खुद धीरे धीरे ऐड होती जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आज की क्लास में, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।